अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दी बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन दरअसल हमारे पास जो है एक बाउंड्री होती है। एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ये फर्ज करें कि एनिमल सेल है और इसकी जो ये वाली बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती, बल्कि प्लांट सेल के अंदर एक एडिशनल बाउंड्री होती है, ये वाली, और इसके नीचे ये हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है। आउटर मोस्ट बाउंड्री का नाम है सेल वॉल। सेल वॉल पहले आती है, उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आती है। तो याद रखें, हमारे पास प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं है, बल्कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री के बाद यानी सेकेंड मोस्ट बाउंड्री है, जो सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसका नाम सेल मेम्ब्रेन है इन प्लांट सेल, और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हमने डिफाइन किया है, द थिन डेलिकेट इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द एनिमल सेल but lies inner to the cell wall in plant cell is called as cell membrane। मतलब क्या कि ये एक थिन है, पतली है, डेलिकेट, नर्म और मुलायम है और इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबिलिटी का क्या मतलब है? अगर कोई चीज़ एक मेम्ब्रेन से गुजर जाए तो वो परमिएबल होती है उस चीज़ के लिए। अगर वो चीज़ फ़र्ज़ करें कि मेम्ब्रेन है, इसमें से कुछ चीज़ें तो पास हो जाती हैं लेकिन कुछ नहीं होती, तो ये क्या कहलाएगी? ये परमिएबल नहीं होगी, सेमी परमिएबल होगी। सेमी हाफ हो कहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल लेकिन कुछ के लिए परमिएबल ना हो, इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके कुछ और नाम भी हैं, इसको हम कुछ और नामों से भी याद करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अ सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका जो तीसरा नाम है प्लाज्मा लीमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं। और थर्ड वन इसका नाम है सेल सरफेस मेम्ब्रेन। सेल के सरफेस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, ज़ाहिर सी बात है टिपिकल जो एनिमल सेल होता है उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन ही होती है। उसके चार नाम हो गए, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा प्लाज्मा लीमा और चौथा हमारे पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन। अच्छा, इसकी जो लेंथ बताई जाती है या इसकी जो हम कह सकते हैं थिकनेस, अगर हम लेंथ की बजाय यहाँ पे अगर मैं थिकनेस कह दूँ तो बेहतर रहेगा। इसकी जो थिकनेस बताई जाती है वो हमारे पास थिकनेस इसकी 7 नैनोमीटर तक बताई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन टिपिकली जनरली 7 नैनोमीटर जो है वो मोटी होती है। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन ईच एंड एवरी सेल के अंदर प्रेजेंट है। हालांकि हमने कहा था कि सेल वॉल जो है इसके बरक्स वो सिर्फ प्लांट सेल, अलगल और बैक्टीरियल और फंगस सेल के अंदर पाई जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सिंपल सेल से लेकर कॉम्प्लेक्स सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से लेकर यूकैरियोटिक सेल सब के अंदर पाई जाती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपलेस्ट वो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया से लेकर हम कह सकते हैं कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स तक ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन भी है, वो क्या है कि इट कंट्रोल द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल और कौन से आयंस ने आना है और कौन से मॉलिक्यूल और आयंस ने सेल से निकलना है, ये कौन तय करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन तय करेगी। इसलिए हमने लिखा इट कंट्रोल द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस चीज से मिलकर बनी हुई है? तो पता चला कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें तीन बड़ी बड़ी चीजें होती हैं।
अच्छा, लिपिड की दो लेयर्स होती हैं। लिपिड की दोनों लेयर जो हैं वो कितने परसेंट हो सकती हैं? टोटल लिपिड अगर उसमें मिलाएं तो 20 to 40% लिपिड पाई जाती है। प्रोटीन जो है 60 to 80% पाई जाती है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाई जाती है। अब सवाल ये होता है क्या ये हमारे पास तमाम सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स यही रहेगी? नहीं, ये वेरी करती है, सेल टू सेल वेरी करती है। किसी सेल में इसकी कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, किसी में क्या हो सकती है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि हमारे पास जो आरबीसी है उसमें 40% जो है वो लिपिड पाई जाती है, 52% जो है वो प्रोटीन पाई जाती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 8% पाई जाती है आरबीसी के अंदर। इसी तरह माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं हमारे पास? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन दो किस्म के होते हैं, जिसके एग्जाम के ऊपर एक शीट होती है, अगर वो मौजूद हो तो हम उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और अगर इसके एग्जाम के ऊपर माइलिन शीट ना हो तो हम उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर जाहिर सी बात है माइलिन सेल्स भी ज़्यादातर लिपिड कंटेनिंग सेल्स होती हैं, तो इसमें लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो लिपिड जो है वो 80% पाई जाती है इनमें, और प्रोटीन 20%, और कार्बोहाइड्रेट्स लेस अमाउंट में पाई जाती है। तो ये था हमारे पास केमिकल कंपोजिशन। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरली ये किस चीज़ से मिलकर कैसे बनी हुई है, तो इसके स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स पेश किए। खुसूसन ये तब मुमकिन हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई। चूँकि सेल बहुत ही छोटा होता है और उसको हम आम आँख से देख नहीं सकते, देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। लाइट माइक्रोस्कोप से सेल तो नज़र आ जाता है, चूँकि सेल मेम्ब्रेन उसका एक बारीक हिस्सा है, तो इसको देखने के लिए एक अच्छे वाली माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी। जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने लगी तो ख़ुसूसन उस वक्त हम इसकी स्टडी में आगे बढ़ने लगे। तो एक हमारे पास साइंटिस्ट ने मॉडल पेश किया बाइलेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। बाज़ कहते हैं कि इसका जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है ये इस तरह बनी हुई है, बाज़ कहते हैं इस तरह बनी हुई है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट के कुछ व्यूज़ हैं। हमारे पास बाइलेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, ये मॉडल गार्टर और ग्रैंडल ने पेश किया कब? 1925 के अंदर। और इस मॉडल के मुताबिक कि जो टोटल लिपिड ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो इसलिए हमने लिखा है कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स एंड नो प्रोटीन वाज डिस्कस्ड। उन्होंने, इन दोनों ने, गार्टल और ग्रैंडल दोनों ने प्रोटीन का नहीं बताया। इन्होंने कहा कि देखो इसी तरह बस ये एक लेयर जो है वो लिपिड की ये हो गई, दूसरी ये हो गई। इसी तरह ये जो है लिपिड बाइलेयर, जैसा कि नाम से ज़हर है बाइलेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल। अब दूसरा मॉडल पेश किया गया जिसका नाम है लैमिलर या सैंडविच मॉडल। ये मॉडल किसने पेश किया? ये मॉडल जो है JF डैनियल ने और डेवसन ने पेश किया। कब? 1935 के अंदर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ठीक है सेल मेम्ब्रेन लिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनती है, लेकिन ये आप ना कहें कि प्रोटीन उसके साथ नहीं होती, प्रोटीन भी होती है। इन्होंने कहा कि हमारे पास प्रोटीन की एक लेयर ऊपर मौजूद होती है, एक दरमियान में हमारे पास लिपिड की 2 लेयर्स, और फिर उनके नीचे जो है वो प्रोटीन, जस्ट लाइक सैंडविच। इसलिए इसको सैंडविच मॉडल, जिस तरह सैंडविच होता है ऊपर जो है वो हमारे पास एक ब्रेड होती है, दरमियान में जो है वो टेस्टी फूड होती है, और नीचे फिर ब्रेड होती है, तो ये हमारे पास सैंडविच बन जाती है। इसी तरह ऊपर प्रोटीन, नीचे भी प्रोटीन, दरमियान में लिपिड की लेयर, तो इसको लैमिलर या इसको सैंडविच मॉडल का नाम दिया गया। अब एक तीसरा मॉडल पेश किया गया जिसका नाम है रॉबर्टसन मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये भी एक मॉडल है। ये मॉडल क्या कहता है? इस मॉडल को सबसे पहले रॉबर्टसन ने पेश किया, और ये कब पेश किया? 1959 के अंदर। और इसमें वो बताते हैं कि इसमें 4 लेयर्स होती हैं। देखिए हमारे पास 4 लेयर्स, पहली लेयर, ये दूसरी लेयर्स, ये तीसरी लेयर्स और ये चौथी लेयर्स। और कहते हैं कि ये पहली लेयर्स और चौथी लेयर्स, 1th and 4th लेयर आर वेरी डेंस लेयर
एंड दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, जबकि दरमियान वाली जो दो लेयर्स होती हैं ये डेंस नहीं होती, ये लाइटर होती हैं और ये लिपिड से मिलकर बनी होती हैं। देखिए यहां पे लिखा है कि आउटर एंड इनर डेंस लेयर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और यहां पे आप याद रखिए जो प्रोटीन यूज होती है वो हमारे पास बीटा ग्लोबुलर प्रोटीन यूज होती है, और यहां पे ये जो प्रोटीन होती है ये अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। और इन्होंने एक और बात बताई कि यहां पे सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस इन्होंने बताई है वो 75 एंगस्ट्रॉन है, यानी कि पहली लेयर भी 20 एंगस्ट्रॉन की है, आखिरी लेयर जो प्रोटीन की है ये भी 20 एंगस्ट्रॉन की है, और दरमियान वाली दोनों जो हैं ये मिला के 35 एंगस्ट्रॉन के। तो टोटल जो हमारे पास थिकनेस इसकी बनती है वो 75 एंगस्ट्रॉन बन जाती है। ये एक मॉडल था। इसको यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हर एक के लिए जो है वो हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो मॉडल है ना ये हर एक जानदार के ऊपर जो है एप्लीकेबल है, बैक्टीरिया से लेकर यानी यूकैरियोटिक से लेकर प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तक सब के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। अब इसके बाद एक नया मॉडल पेश किया गया, एडवांस्ड मॉडल और मॉडर्न मॉडल पेश किया गया, जिसको आज तक एक्सेप्ट किया जाता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, वो हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको सिंगर एंड निकालसन ने 1972 के अंदर पेश किया, और इस मेम्ब्रेन के मुताबिक उन्होंने सादा अंदाज में यही बात बताई कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है ऐसा समझो कि ये लिपिड का एक दरिया है, एक समंदर है, लिपिड का एक समंदर है, जैसे समंदर पानी का समंदर होता है, आप समझ लें कि पानी का नहीं है वो लिपिड का समंदर है, जनरली ऐसे समझ लें, लिपिड का एक समंदर है और इसमें प्रोटीन जो है वो तैर रही है, इसमें प्रोटीन फ्लॉट कर रही है। अब हमारे पास जो प्रोटीन फ्लॉट कर रही है वो किस मैनर में फ्लॉट कर रही है? वो मोज़ेक मैनर में फ्लॉट कर रही है। मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक जैसे छोटे छोटे जो है, मैं आपको सादा अंदाज में मोज़ेक का मतलब बता दूं तो हमारे पास जो है इस तरह के पैचेस हों, इर्रेगुलर पैचेस जो होते हैं उनको मोज़ेक कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा टोबैको मोज़ेक डिजीज, चूँकि पत्तों के ऊपर, टोबैको के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे दाग आ जाते हैं, वेरीगेटेड लीव्स बन जाते हैं और उसके ऊपर जो है छोटे छोटे जो है वो इर्रेगुलर पैचेस आ जाती हैं। इसी तरह ये जो इर्रेगुलर, जिसकी कोई तरतीब ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, यहाँ पे इस तरह हो तो इसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म ना बल्कि मोज़ेक मैनर में वो पड़े हों। इसलिए हमने कहा है कि सेल मेम्ब्रेन इज द सी ऑफ लिपिड्स ऑन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग इन मोज़ेक मैनर लाइक आइसबर्ग्स। जैसा कि जो है वो समंदर हो या पानी हो, उसके अंदर जो है आइस के बड़े बड़े जो है ना बर्ग्स या गोले ऐसे पड़े हों। कुछ ऐसे गोले होते हैं जो पानी के ऊपर भी नज़र आ रहे होते हैं और नीचे भी जो सरफेस होती है साइल की जिसके ऊपर पानी है उस तक वहाँ पर मौजूद होते हैं। कुछ जो होते हैं वो ऊपर पड़े होते हैं और ऐसे तैर रहे होती हैं। तो हमारे पास, और हाँ इनकी तरतीब कोई ख़ास नहीं है, किसी में क्या तरतीब है, किसी सेल में क्या तरतीब है, ये सेल टू सेल वेरी करती है। तो इसलिए हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन इज द सी ऑफ लिपिड्स ऑन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग इन मोज़ेक मैनर लाइक आइसबर्ग्स। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाई सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज कंसीडर्ड एज फ्लूइड मोज़ेक। इसको हम फ्लूइड क्यों कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड क्यों है, क्यों समझा जाता है, इसके फ्लूइड होने के फ़ायदे क्या हैं, नेचर ने ऐसे इसको क्यों फ्लूइड बनाया है? तो यहाँ पे आप समझें कि अगर ये फ्लूइड का फ़ायदा आपको बता दूँ, जैसे आप एक नदी से पानी भरते हैं तो पानी भरने के बाद आपने एक जग या एक बॉटल पानी की भरी है, क्या वो बॉटल वाली जगह ऐसे शेप बॉटल का वो इख्तियार कर लेगी? नहीं करेगी, चूँकि फ्लूइड है, फिर से उसकी जगह ले लेगा। आपने एक जग पानी का भरा, आपने एक बाल्टी पानी की भरी, क्या वो जगह जो है वो बिल्कुल ऐसे उसमें खड्डा रहेगा पानी वाला? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड है। अच्छा, इसके बरअक्स अगर आप आइसक्रीम देख लें, आइसक्रीम का जो डब्बा होता है उसमें से आप एक आइसक्रीम का चम्मच उठाते हैं तो क्योंकि वो फ्लूइड नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड है, जब आप उसमें से निकालते हैं तो वो जगह क्या बच जाती है, उसमें जो है वो खड्डा रह जाता है, वो जगह पता चलता है कि इस जगह से चम्मच जो है वो आइसक्रीम का उठाया गया है। इसलिए
फ्लूइड का ये फ़ायदा होता है कि अगर वहाँ से कोई चीज़ उठा ली जाए तो पता नहीं चलता। इसलिए नेचर ने या अल्लाह ताला ने इसको क्या बनाया है, वो फ्लूइड बनाया है ताकि क्या हो, सेल कहीं से सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो अपने आप को रिपेयर कर सके। डायनामिक इन नेचर होनी चाहिए। सेल मेम्ब्रेन मूव करती है, सेल मेम्ब्रेन की जो है वो ऐसे ऐसे मूव करती है जिसको हम फ्लूइडिटी कहती हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट होती है दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी, और सेल ग्रोथ इज पॉसिबल। अगर ये फ्लूइडिटी है तभी तो सेल ग्रो करता है। अगर ये सख्त होता तो सेल ग्रोथ भी ना करता, छोटे सेल छोटे रह जाते, बड़े सेल जो हैं वो बड़े ही रह जाते, ना छोटे होते ना कम होते, बड़े होते। सेल डिवीजन इज पॉसिबल। अब सेल डिवीजन जो होती है वो भी इसी वजह से पॉसिबल है, वरना सेल डिवीजन भी ना हो पाती। सेल जो मसल सेल्स हैं वो एक्सपैंड भी हो रहे हैं और वो कंट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जब होता है तो कुछ सुराख उसमें बन जाते हैं, वो सुराख जो हैं वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी। इसके अलावा हमारे पास ये बात कंप्लीट हो गई, तो इसलिए हमें पता चला कि हमारे पास अगर सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड है तो उसके ये हमारे पास 6 फायदे हैं। अच्छा, इसके बाद हम वन बाय वन ये पढ़ते हैं कि लिपिड सेल मेम्ब्रेन में कैसी है, प्रोटीन कैसी है और कार्बोहाइड्रेट कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लिपिड कैसी है। लिपिड हमारे पास जो है, लिपिड की बहुत सारी टाइप्स हैं। हमारे पास यहाँ पर जो लिपिड पाई जाती है उसका नाम है फास्फोलिपिड, इसलिए मैंने लिखा है फास्फोलिपिड इज फाउंड। फास्फोलिपिड भी फास्फोलिपिड जो है इसकी भी बहुत सारी किस्में हैं। बहरहाल जनरल फास्फोलिपिड जो होती है उसका एक हेड होता है और एक टेल होती है। ऊपर हेड होता है और उसके साथ 2 ऐसे लाइंस जो लगी हुई हैं, दरअसल ये 2 फैटी एसिड लगे हुए हैं हमारे पास जो है ग्लाइसर। हेड कंटेन्स ग्लाइसरोल वाइल दीज आर फैटी एसिड्स। और ये जो टेल है या 2 फैटी एसिड ऐसे लगे हुए हैं, ये पानी से ना इनको काफ़ी डर लगता है। पानी को ये धक्का देते हैं कि भाई तुम उधर हो जाओ। पानी को जैसे आप तेल वगैरह हाथों पे लगाते हैं तो आप देखते हैं उसके ऊपर पानी, फिर आप सर पे तेल लगाने के बाद आप पानी इस ऊपर डालते हैं तो पानी भागता है। क्यों? क्योंकि ये फैटी एसिड जो है ये पानी को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए वो चीज़ या वो मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो पानी को धक्का दे, पानी से डरे, पानी को डराए, पानी को भगाए, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। वो हिस्सा जो पानी से मोहब्बत करे, पानी के साथ अटैचमेंट हो तो वो उसको कुछ ना कहे, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और ऐसा मॉलिक्यूल जो आधा हाइड्रोफोबिक और आधा हाइड्रोफिलिक हो उसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। फास्फोलिपिड जो है इसमें एक हमारे पास हेड होता है, एक टेल होता है। हेड जो है वो क्या करता है? वो हाइड्रोफिलिक है। टेल हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये पानी से मोहब्बत नहीं करती, नफरत करती है। ये पानी से मोहब्बत करता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो आधा हाइड्रोफोबिक हो और आधा हाइड्रोफिलिक हो वो क्या कहलाएगा? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज इन्वर्टेड, या व्हाई द लिपिड लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर इन्वर्टेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे के अपोजिट क्यों पड़ी है? अपोजिट का क्या मतलब है? देखिए, इसका हेड और टेल इधर है, जबकि इसका हेड जो है वो इस तरफ है और टेल, इन्होंने एक दूसरे की तरफ जो है टेल जैसे की हुई है। तो ऐसी क्या वजह है? क्यों इनके आपस में ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसकी वजह से इनमें कौन सा गुस्सा है कि एक दूसरे की तरफ टांगे इसने की हुई हैं? क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, वो बिकॉज ऑफ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्योंकि ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कैसे हैं? हमारे पास जो है सेल जो होती हैं, सेल, फर्ज करें कि हमारे पास ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इस तरह सेल्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर। तो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो कि फ्लूइड है। बाहर जो है सेल्स के दरमियान भी लिक्विड पाया जाता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन अगर जो है वो इस तरफ जो है इस तरह मौजूद हो और ये हिस्सा ऐसे ना हो,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बाहर से तो पानी को फेस करेगी, जो अंदर साइटोप्लाज्म वाला पानी है वो इसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ देगा और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल ऐसे रप्चर हो जाएगी, खुल जाएगी, जिससे सेल मेम्ब्रेन का कोई मकसद नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ये ओरिएंटेड या इन्वर्टेड इसलिए है, बाहर का पानी ये हेड है और हेड हमने कहा कि पानी से मोहब्बत करता है, तो बाहर वाला पानी ये फेस करेगा, अंदर वाला पानी ये फेस करेगा, जबकि ये पानी से नफरत करते हैं, पानी से डरते हैं। तो लिहाजा इस वजह से हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्टेड हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास लिपिड तो कुछ इस तरह। अब लिपिड क्या करती है, मैं आपको मिसाल दे दूं कैसे है। अब पानी की एक प्लेट है, फर्ज करें प्लेट में पानी पड़ा हुआ है और यहाँ पे हम फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को ऐसे रखते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे हो के क्या करता है, हमारे पास ऐसे हो जाता है। तो हमने फास्फोलिपिड से पूछा कि फास्फोलिपिड ऐसा तुम में क्या है, तुम ऐसे क्यों जिद कर रही हो। तो बताती है कि मेरा जो हेड है वो पानी से मोहब्बत करता है, जबकि जो टेल है वो क्या करती है, वो पानी से नफरत करती है, इसलिए इसने ऐसे किया हुआ है। तो हूबहू यहाँ पर भी यही सिस्टम है। इसके बाद हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन भी, अब लिपिड्स है तो इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस हम इसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पढ़ने के बाद हम 1 बाय 1 इनके फंक्शन की भी बात करेंगे, इसका रोल क्या है। इधर पहले प्रोटीन्स पढ़ लें। प्रोटीन्स हमारे पास 2 किस्म की पाई जाती हैं। एक वो प्रोटीन जो हमारे पास बिल्कुल इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, बाहर से लेकर अंदर। जैसे मैंने आपको बताया है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि प्रोटीन जो है वो लिपिड के अंदर जो है या तो फुली या पार्शली एम्बेडेड होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फुली एम्बेडेड हूँ या पार्शियली, जैसे ये आधी अटैच है, तो ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर या तो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक धंसी होती हैं या फिर पार्शियली वो आधी मेम्ब्रेन में घुसी होती हैं, फुली मेम्ब्रेन में या आधी में, दोनों कंडीशन में ये इंट्रिंसिक हैं या इंटीग्रल प्रोटीन है। जबकि वो जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर पड़ी होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इनका दूसरा नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स भी इनको बोलते हैं। और ये इतना सख्ती से अटैच नहीं होती, ये आसानी से हटाई जा सकती है, जबकि ये जो होती हैं ये बिल्कुल एम्बेड, इसको हटाने के लिए सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स यानी कि सम यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो यहाँ पर अटैच होती हैं। वो या तो लिपिड के साथ अटैच होती हैं या फिर प्रोटीन के साथ अटैच होती हैं। अगर वो लिपिड के साथ अटैच होती है तो दीज आर कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको स्टैंड फॉर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। चूंकि कार्बोहाइड्रेट का जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो ग्लूकोज है, तो ग्लाइकोलिपिड अगर लिपिड के साथ अटैच है तो देखें ये लिपिड के साथ ये एक जो है मॉलिक्यूल अटैच है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच, जैसे देखो यहाँ पे प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसको हमने नाम दे दिया ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन अटैच है। तो इसके बाद हम 1 बाय 1 देखते हैं कि लिपिड सेल मेम्ब्रेन में क्या रोल प्ले करती है, प्रोटीन क्या रोल प्ले करती है, कार्बोहाइड्रेट क्या रोल प्ले करती है। इट कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड है, तो कितना फ्लूइड है ये उसको कंट्रोल करती है और किस तरह फ्लूइड जो है वो मूव करता रहता है, इस तरह उसकी मूवमेंट होती है, तो ये इसको ये जो है फ्लूइडिटी मेंटेन करती है। अब सेल के अंदर जो फ्लूइडिटी है वो कितनी ज़्यादा है, जितने ज़्यादा अनसैचुरेटेड, अगर देखें फैटी एसिड बिल्कुल इस तरह है तो ये हमारे पास निशानी है कि ये फास्फोलिपिड जो है, ये फास्फोलिपिड जो अपने पास फैटी एसिड रखती है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अगर फास्फोलिपिड के अंदर फैटी एसिड जो है बिल्कुल सीधे हैं तो ये फैटी एसिड
सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाती हैं। तो जितने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे सेल मेम्ब्रेन उतनी ही ज़्यादा जो है फ्लूइड होगी, उतनी उसके अंदर जो है फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। और इसी तरह जितनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे उतनी वो कम जो है वो फ्लूइडिटी उसके अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनिमल सेल के अंदर जो है एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड्स के दरमियान, ये जो फॉस्फोलिपिड के दरमियान जो है कुछ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोलेस्ट्रोल, ये कोलेस्ट्रोल के मॉलिक्यूल। और इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनमें भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें कोलेस्ट्रोल की बजाय अक्सर जो है वो स्टीरोल्स होती हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कोलेस्ट्रोल एंड स्टीरोल आल्सो प्रेजेंट बिटवीन लिपिड मॉलिक्यूल्स विच हेल्प टू स्टेबलाइज लिपिड बाइलेयर, जो उसको लिपिड बाइलेयर मेंटेन रखती है। और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स और आयंस यहाँ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आते हैं उसको भी ये कंट्रोल करती हैं। सबसे बड़ा फंक्शन लिपिड का जो है वो परमिएबिलिटी है। वैसे भी हमने कहा सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल की दो टाइप्स हैं, क्या ये डिफरेंशियली परमिएबल है या सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन दोनों सिलेक्टिवली परमिएबल भी है और डिफरेंशियली परमिएबल भी है। तो लिपिड जो है ये सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल, डिफरेंशियल मीन्स के अपनों और परायों में फर्क करना। मतलब क्या कि हमारे पास लिपिड जो है, लिपिड यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है लिपिड का, ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, यानी कि हमारे पास जो है ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। तो ये पोलर चीज़ों को यहाँ से एंटर नहीं होने देगी, बल्कि नॉन पोलर चीज़ें ही यहाँ से गुजर के जा सकती हैं। जो हमारे पास पोलर प्लस चार्ज आयंस वगैरह वो यहाँ से मूव नहीं कर सकते, अंदर नहीं आ सकते। फर्ज करें कि ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर ये चीज़ें नहीं आ सकती। सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ आएगी, सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलर सब्सटेंसेस आ सकती हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस ही आ सकती हैं। और ना जो हमारे पास पोलर सब्सटेंसेस हैं चूँकि वो वाटर से मुशाबे रखती हैं, वाटर से, ये तो वाटर से डरने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। पीछे हमने इधर बात की है कि ये वाला हिस्सा जो है वो हाइड्रोफोबिक है, तो लिहाजा यहाँ से इनकी मूवमेंट नहीं होती। अब सिर्फ कुछ की मूवमेंट हो रही है, कुछ की कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो लिहाजा नॉन पोलर किससे जो है वो मुताबिकत रखते हैं, वो यहाँ पे लिपिड से रिजेंबलिंग रखते हैं। लिपिड भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो लिहाजा अपनों को आने दे रही है। और इसी तरह यहाँ से कोई बाहर जाना चाहता है, ये लिपिड उसको जाने देगी बाहर जो नॉन पोलर होगा, पोलर नहीं। तो इस परमिएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल। अब एमसीक्यूज आ सकता है पेपर के अंदर, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, कि कौन सी सेल मेम्ब्रेन की कौन सा कंपोनेंट है जो सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल बनाता है। तो वो लिपिड है, प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास सेल में ये जो हमारे पास रोल ऑफ प्रोटीन, हाँ चलो इसको देख लेते हैं। रोल ऑफ प्रोटीन क्या है, रोल ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का, यहाँ प्रोटीन सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बनाती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है आप समझिए। लिपिड ने तो नॉन पोलर चीजों को अंदर जाने दिया, अपनों को जाने दिया, परायों को दफा कर दिया। ये जो पराये हैं ये सीधा जाते हैं इधर, यहाँ पे एक चैनल प्रोटीन मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एज परमिएजेज। यहाँ पे खास किस्म की प्रोटीन है जो परमिएज करती है, यहाँ से आने देती है, लेकिन उसकी एक शर्त है, यहाँ पे जो पोलर सब्सटेंसेस चार्ज आयंस है सेल के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इसने तो जिद लगाई हुई है लिपिड ने, ये नहीं आने देती। तो यहाँ से ये आने देती है प्रोटीन, लेकिन ये परमिएजेज एक शर्त रखती हैं, ये इधर से सेल को चेक करते हैं। सेल के अंदर ये जो पोलर चीज आ रही है, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसको इनहिबिट कर देगा, और चार्ज आयंस को भी चेक करेगा। अगर यहां पर ज्यादा है तो इसको इनहिबिट कर देगा, अंदर नहीं आने देगा, इसको कहेगा कि मैं भी आपको अंदर नहीं आने देता।
तो अगर सेल के अंदर फर्ज करें ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन, यहाँ पे ग्लूकोज आया हुआ है, अंदर आना चाहता है और यहाँ पे ये देखेगा कि यहाँ पे ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है या कम है। अगर ग्लूकोज की सेल के अंदर ज़्यादा है तो इसको भी कहा जाएगा कि आप जाओ, आपकी जगह नहीं है। तो यहाँ पे ये इस किस्म की जो परमिएबिलिटी है, इसको हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्ट कर करके सिलेक्ट किया जा रहा है कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। इस तरह बात चीज़ें बाहर जाना चाहती हैं तो उससे भी उस तरह भी सेल के अंदर चेक किया जाए क्या इनकी ज़रूरत तो नहीं है। अगर ज़रूरत है और फिर भी ये बाहर जा रहे हैं तो उनको यहाँ से नहीं जाने दें। ये तो वैसे भी नहीं जाने देते, ये भी नहीं जाने देंगे। तो ये इस किस्म की परमिएबिलिटी को हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। इसके अलावा कुछ ये प्रोटीन जो है, ये इसको चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, तो इसलिए हमने लिखा है इट आल्सो एक्ट एज चैनल्स प्रोटीन। ये चैनल्स की तरह, चैनल्स रास्ते को कहते हैं, ये रास्ता मुहैया कर रही है। इसके अलावा बाज़ एंजाइम्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है एटीपी है और एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कुछ एंजाइम भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है सेल्स की सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रोटीन यहाँ पर मौजूद होते हैं। कुछ रिसेप्टर जो क्या करती हैं, एक तरफ से तो वो इसको पकड़ती हैं, जो भी रिसेप्टर कोई भी चीज़ आती है, हार्मोन्स वगैरह आ गया सेल के अंदर, तो सेल से वो पकड़ेगी, दूसरी तरफ सेल को सिग्नल देगी ये चीज़ है, इसको आने दिया जाए या ना आने दिया जाए। तो ये रिसेप्टर की तरह काम करती है। ऐसी कुछ प्रोटीन है उनको हम रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। इसका क्या रोल है? हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। दे एक्ट एज सरफेस मार्कर्स। ये सेल के सरफेस मार्कर्स के तौर पे काम करते हैं। सेल की आइडेंटिफिकेशन, फर्ज करें कि ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये यहाँ पे सर्फ मार्कर होते हैं जो इन दोनों का आपस में कनेक्शन रखते हैं। ये दोनों को आपस में मिलाएंगे, ये पहचानेंगे कि ये सेल हमारा अपने वाला अपने जैसा है, तो इनको मिला के इनसे टिश्यू बना देती हैं। तो ये था हमारे पास जो है रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ओवरऑल हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जस्ट इसके फंक्शंस, वो बहुत ही छोटी वाली वीडियो होगी, उसके अंदर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक समझ आया होगा। आप अगर मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।